कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आँखें, अन्ना आज आपके बीच में आए हैं और ये उत्तर प्रदेश की यात्रा का मुख्य उत्तर प्रदेश की यात्रा का पहला चरण है। और मुरादाबाद में जिस तरह आपने स्वागत किया है अन्ना का, जिस तादाद में आप यहाँ आए हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल करके आए हैं, आप सबको मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, अन्ना यहाँ आपको संघर्ष का निमंत्रण देने के आए हैं। अन्ना यहाँ पर भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था और खराब स्वास्थ्य के खिलाफ लड़ने का निमंत्रण देने आए हैं। और अन्ना यहाँ पर एक और निमंत्रण देने आए हैं। अन्ना आपको यहाँ पर भारत के राजनीतिक दलों के खिलाफ आवाज उठाने का और भारत के राजनीतिक दलों के खिलाफ संघर्ष करने का निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों के लोग होंगे, अन्ना को सुनने आए होंगे, लेकिन वो अच्छे लोग होंगे। अन्ना का ये कहना है और अन्ना का ये मानना है कि 1950 में जब हमें आजादी मिली, संविधान बना, उस संविधान में यहाँ पर वकील साहबान होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, पत्रकार भाई होंगे। अन्ना का ये कहना है कि जब हमें आजादी मिली, हमारा संविधान बना, संविधान सभा ने संविधान बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने उसे देश को अर्पित किया। उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। मुरादाबाद के लोगों, आप इस देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा देते हो, आप यहाँ पर प्यार से रहते हो। आप दोनों को बता दें, जो भी लोग यहाँ पर हैं, किसी भी कौम के हों, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं पर भी पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल शब्द नहीं है। कहीं पर यह नहीं लिखा है कि संसद में पार्टियां जाएंगी और पार्टियों का गठजोड़ बनेगा या बड़ी पार्टी का या गठजोड़ का नेता प्रधानमंत्री होगा। उसमें लिखा है जनता के लोग चुनकर जाएंगे, पार्टियों के नहीं। और अन्ना ने जब इसके ऊपर अध्ययन किया तो अन्ना ने ये पाया कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ ये राजनीतिक दल हैं और इन राजनीतिक दलों का सत्ता के ऊपर कब्जा है। जब से संसद बनी है सन 52 से, साल दर साल भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, शिक्षा हमारे हाथ से चली गई, स्वास्थ्य हमको मिल नहीं पाता, पैसे वालों के हाथ में ये सारी चीजें दे दी गई। अन्ना कहते हैं पार्टियों के खिलाफ लड़ना होगा, पार्टियों से जनतंत्र को आजाद कराना होगा, पार्टियों से लोकतंत्र को आजाद कराना होगा। दोस्तों, अन्ना की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। आपके यहाँ आने से पहले ये अस्पताल में थे क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। जब हमने अन्ना से आग्रह किया, अन्ना शुरू के 3-4 दिन की यात्रा टाल देते हैं, फिर कभी मुरादाबाद बरेली चलेंगे। अन्ना ने कहा नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और पूरी उत्तर प्रदेश की यात्रा जरूर करूंगा, चाहे मेरी तबीयत कितनी खराब हो। ये है अन्ना का मुरादाबाद के लोगों से प्रेम, मुरादाबाद के लोगों से मोहब्बत, क्योंकि उनका कहना है यहाँ पर इंसान रहते हैं, आदमी नहीं रहते। आदमी हैवान होता है, इंसान कभी हैवान नहीं होता। और मुरादाबाद से आगाज इसलिए कर रहे हैं, शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरी आजादी की लड़ाई अन्ना मुरादाबाद से ही शुरू करना चाहते थे। ये मुरादाबाद को
दूसरी आजादी के इतिहास के किताब में सुनहरे पन्ने के रूप में लिखा जाने वाला सम्मान प्यार अन्ना ने दिया है। इसलिए मैं फिर आपके सामने नतमस्तक हूं, फिर आपको प्रणाम करता हूं। बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा गाना गाया, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो लोग मंच पे बैठे हैं, इनको जिस शहर का फादर, और फादर से मैं अंदाजा लगाता हूं ईसाई क्रिश्चियन, वो अगर कहे रामायण की चौपाई और वेद की ऋचा सुनाए, ये मुरादाबाद में और उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आपको मेरा बहुत बहुत सलाम, आपके शहर को सलाम, इसकी संस्कृति को सलाम। दोस्तों, अभी अन्ना आएंगे। अन्ना ने अभी थोड़े दिन पहले सांप्रदायिकता को लेकर के एक बयान दिया। मैंने अन्ना से बात नहीं की, लेकिन मैं पत्रकार हूं, कुछ अलग भी कहने की इच्छा रखता हूं। मुझे ये लगता है कि इस मुल्क में एक पार्टी खुलेआम फिरका परस्ती कर रही है, खुलेआम सांप्रदायिकता फैला रही है, खुलेआम दंगे की साजिश रच रही है, लेकिन दूसरी पार्टी पिछले 60 साल से छुपे तौर पर सांप्रदायिकता कर रही है और एक बड़े समाज को उसने दलितों से बदतर हालत में पहुंचा दिया है। श्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित सच्चर कमेटी कहती है कि इस मुल्क में मुसलमानों के हालात दलितों से भी गए बीते हैं। ये शर्म सरकारों के नाम पर सारे प्रधानमंत्रियों और पार्टी के नाम पर कांग्रेस पार्टी के हिस्से में, जिसने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, उसके खाते में दर्ज है। इस देश के लोगों को इन पार्टियों से आजादी लेनी होगी। अन्ना कहते हैं अगर आप आजादी नहीं लेंगे, न भ्रष्टाचार, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांप्रदायिकता, कुछ भी खत्म नहीं होगा। और ये अन्ना अपने को हाजिर नाजिर कह के, कानून को हाजिर नाजिर कह के, अल्लाह और भगवान को साक्षी मानकर ये बात कह रहे हैं। और ये आगाज जो आपके यहां से अन्ना कह रहे हैं, अन्ना की इस लड़ाई में मुरादाबाद के लोग कैसे साथ दे सकते हैं? अन्ना को सिपाही चाहिए। अन्ना को भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल कानून लाने के लिए, इस मुल्क में नए सिरे से जनतंत्र को स्थापित करने के लिए अन्ना को सिपाही चाहिए। जनतंत्र यात्रा पंजाब के जालियांवाला बाग से शुरू हो गई। जालियांवाला बाग जो शहीद भूमि है, वहां से शुरुआत हो गई और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश होकर अभी फिर से उत्तर प्रदेश में आ गई। उद्देश्य एक ही है, लोक शिक्षा और लोक जागृति। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ आयोजन समिति ने जो आयोजन किया, बहुत शानदार आयोजन किया, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और यहाँ मैं देखा, युवकों में जो जोश देखा, युवाओं में जो जोश देखा, उनके हाथ में कई लोगों के हाथ में तिरंगा और उनकी घोषणा, वो युवकों का जो मैंने जोश देखा। और यहाँ हमारे छात्रों ने माँ तुझे सलाम, ये जो गीत गाया, माँ तुझे सलाम, ये जो गीत गाया, और यहाँ के युवकों का मैं जोश देखा, और मैं भी 75 साल का युवक बन गया लड़ने के लिए। मैं लड़ूंगा, क्योंकि अभी माँ तुझे सलाम ये गीत गाते गाते मुझे मेरे जीवन की पुरानी याद आ गई। मैं फौज में था। 1962 में चाइना ने हमें धोखा दिया और हमारे बहुत से जवान मारे गए। देश के सामने खतरा था, संकट था। उस टाइम मैं फौज में चला गया।
देश सेवा के लिए। और 1965 की जो लड़ाई हुई पाकिस्तान भारत, खेमकरन के सीमा पर दुश्मनों ने हमारे ऊपर हवाई हमले किए और हवाई हमला में मेरे साथी सब शहीद हो गए। मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो गया, अरे मेरे सब साथी शहीद होते हैं और मैं ही बचता हूं, ये भगवान की कोई इच्छा है। पहले मुझे स्वामी विवेकानंद जी से जीवन समझ में आ गया था कि मनुष्य जीवन सेवा के लिए है। वो सेवा चार दीवारों के अंदर मंदिर, मूर्त पूजा, उसके साथ साथ गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है, ये मेरे समझ में आ गया। और वो जो खेमकरन के सीमा पर हादसा हुआ, उसी टाइम खेमकरन के सीमा पर मैंने निर्णय ले लिया, जो मेरे साथी शहीद हो गए, मैं भी शहीद हुआ हूं, अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। ये समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण है। 26 साल की उम्र में ये निर्णय लिया खेमकरन के सीमा पर। खतरा लगने लगा, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समाज और देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगना, इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव में खेती बाड़ी है, भाई है। 40 साल हो गया घर में गया नहीं फिर से। 3 भाई हैं, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहां कहां अवार्ड मिले, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए। उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उससे जो ब्याज आता है, जो ब्याज आता है, 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं जीवन में। ये मैंने व्रत लिया, जब तक मैं जीऊंगा समाज और देश की सेवा करने के लिए जीऊंगा, और जिस दिन मैं मरूंगा समाज और देश की सेवा करते करते ही मरूंगा। ये मैं निर्णय ले लिया। आज तो मैं अनुभव करता हूं। अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि समाज और देश की सेवा करते। आज इन छात्रों ने माँ तुझे सलाम जो गीत गाया, उनका जो जोश मैंने देखा, यहाँ के युवकों का जोश देखा, अभी मुझे ये महसूस हो रहा है, जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। अभी जन लोकपाल आए, लड़ते रहूंगा। शरीर में प्राण है, शरीर में प्राण है, तब तक मैं लड़ते रहूंगा। कोई किसी से लेना नहीं, किसी से मांगना नहीं। एक सेवा है। मुझे अभी भारतीय जी ने जो बताया, मुझे दुख लगा। मेरे नाम पर कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा मैं सुना, मुझे बहुत दुख लगा। अरे पैसे का और मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं कभी रखता भी नहीं है।
लेकिन मेरे नाम पर कई लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, ये मुझे सुनाई दिया तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये सब सावधान। आज हम लोग जो पूरी भारत की यात्रा कर रहे हैं, उसमें दो बातें हैं, जनलोकपाल और जनतंत्र, लोकतंत्र। वो लोकतंत्र देश में लाना है और जनलोकपाल देश में लाना है। इसलिए ये संघर्ष जारी है, ये संघर्ष जारी है। आपने देखा ये रामलीला मैदान का और मेरा कुछ संबंध है ऐसा मुझे लग रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 13 दिन का अनशन हुआ। मैं रामलीला मैदान में बैठा था, वो इसीलिए बैठा था कि जनलोकपाल लाओ, जनलोकपाल कानून बनाओ। पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी ने मंत्री को भेजा कि आप अभी अनशन छोड़िए, आपकी तबीयत की चिंता है। मैं बोला छोड़ता। जनलोकपाल के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी संसद चल रही है, कम से कम 3 बातें करो, संसद में लाओ बिल। एक, जनता की सनक, जनता का काम। कोई भी दफ्तर कितना दिन में करेगा, उस दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाओ, जनता का काम ये दफ्तर इतना दिन में करता है। और उतना दिन में नहीं किया, उस दफ्तर का प्रमुख ऑफिसर कोई होगा तो उसको फाइन करो और ये पैसा सरकार के तिजोरी में जमा करो। अरे 8-8, 10-10 चक्कर लगाते हैं, पैसे दिए बिना काम ही नहीं होता। सामान्य मनुष्य कैसे जिंदा रहेगा? इसलिए मैं पंत प्रधान जी को बताया कि जनता की सनद लाओ, एक। दूसरा, जनता की सनद क्लास 1, 2, 3, 4 चारों ऑफिसर, अ, ब, क, ड, चारों ग्रेड के ऑफिसर, इस पर सरकार का जो नियंत्रण है उसको निकालो और जनलोकपाल के दायरे में लाओ। क्योंकि आज बहुत से सरकारी दफ्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इनकी साठगांठ है, इसके कारण जनता का काम ही नहीं होता। तो हमारा कहना था कि ये 3 बातें लाओ, अ, ब, क, ड, चारों वर्ग के ऑफिसर जनलोकपाल के लिए अंडर में लाओ, सरकार का नियंत्रण निकालो। अब तीसरी बात यह थी, हर राज्यों में लोक आयुक्त कानून, सशक्त लोक आयुक्त कानून बनाओ हर राज्यों में। ये अगर होता तो कम से कम 50% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगता। तो मैं ये जब भेजा, पंत प्रधान जी से जो मंत्री आए थे उनको मैं दिया कि ये 3 बातों पर जल्दी चर्चा करो। उसी दिन ये गए, रात को 1 बजे संसद बैठ गई, रात को 1 बजे। और रात को 1 बजे संसद ने सर्वसम्मति से ये ठराव पास किया कि अन्ना के 3 मुद्दे हैं, जनता के तरफ से ये 3 मुद्दे आए हैं, हम सर्वसम्मति से पास करते हैं। रात को 1 बजे, रात को 1 बजे वो संसद में रेजुलेशन पास हो गया। और दूसरे दिन फिर से वो मंत्री वापस आ गया पंत प्रधान जी का पत्र लेकर कि हम रेजुलेशन पास किया, अभी अनशन छोड़ो। मैं विश्वास किया, मैं तो ये तय किया था कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक अभी हटूंगा नहीं। हार्ट अटैक आकर मरते लोग ऐसे मृत्यु से समाज और देश के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैंने ये सोचा था कि पीछे नहीं हटना भी। लेकिन रेजुलेशन पास हुआ, पंत प्रधान अपने साइन का लेटर लिखकर देते हैं, मैं विश्वास किया और अनशन छोड़ा। आज देखो 2 साल हो गए, 2 साल।
रेजोल्यूशन पास हुआ संसद में, पंतप्रधान अपने सही से लिखकर देते हैं और 2 साल हो गए लोकपाल आता नहीं। कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। 120 करोड़ जनता के साथ, 120 करोड़ जनता के साथ ये धोखाधड़ी है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मानता हूं ये अन्ना हजारे का क्या है? अन्ना हजारे का कई बाल बच्चे नहीं रोते हैं, लेकिन मैं एक अनुभव करता हूं, मैं सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं। 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में करना था, वो छोटा ना करते ये सब मेरा परिवार हो गया, बड़ा परिवार। और ये बड़े परिवार में आनंद होता है। ये छोटा परिवार है ना, छोटे परिवार में दुख होता है। जितना परिवार बड़ा उतना आनंद भी बड़ा मिलता है। छोटे परिवार में दुख है, क्यों? 4 दीवारों के अंदर ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम हो गया तभी सोचते बैठता कहाँ गया, क्या हो गया। मेरा कहता ना, अरे जन्म में आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से, इधर मेरा क्या है? मैं आया खाली हाथ से और जाना भी खाली हाथ से, तो मेरा क्या है? कोई मेरा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है बड़ा परिवार में आनंद है। जब 26 जनवरी 1950 अभी जिस दिन प्रजासत्ताक आ गया, उसी दिन सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी।